हेलो एवरीवन। आज के डिस्कशन का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। As you all know, in my last video, we have discussed about the structure of plasma membrane and the function of plasma membrane means how the transport occur across the membrane, either physical transport or biological transport. So, before going to start, पहला क्वेश्चन ये है कि सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत क्यों है। हमारी सेल का मेम्ब्रेन जैसा है हम वैसा ही रह सकता था और वैसे ही वो काम कर सकता था। तो इसका आंसर ये है कि हमारी जो सेल है वो एक एनवायरनमेंट में है। ठीक है, जैसे हम एक इंडिविजुअल हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम आइसोलेट नहीं रह सकते, हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट होना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है अपने आप को। इसी तरह हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल जो है बेसिकली वो आइसोलेट नहीं है सिस्टम में। वो अगर यूनिसेल्युलर सेल है तो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रही है, और अगर मल्टी सेल्युलर सेल है तो वो अपनी नेबरिंग सेल से या अपने एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से, सराउंडिंग से जो भी है उससे इंटरेक्ट हो रही है, और तभी वो कोऑर्डिनेट करके काम कर पा रही है। तो ओवरऑल मॉडिफिकेशन सेल में क्यों चाहिए? क्योंकि इनको कुछ स्पेशल काम करने होते हैं, टू सर्व सम स्पेशल फंक्शन। ठीक है, और क्या हो सकता है? टू इंटरैक्ट with their surroundings, ओके। अब सराउंडिंग अगर सिंगल सेल है तो मैंने कहा आपका एनवायरनमेंट होगा, और अगर मल्टी सेल्युलर सेल है तो नेबरिंग सेल्स होंगी। डिपेंड करता है कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशंस जो होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके अगर टाइप्स की मैं बात करूं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहले है फोल्डिंग्स, दूसरे हैं इंटरसेल्युलर जंक्शंस, और तीसरे हैं आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि फोल्डिंग्स क्या होते हैं। फोल्डिंग्स हैं जस्ट मेम्ब्रेन, सिंगल सेल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर मैं बताऊंगी कि फोल्डिंग्स इन फोल्ड्स या आउट फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन इनवेजिनेशंस या इवेजिनेशंस करके कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करती है, उनको हम फोल्डिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर इनवेजिनेशंस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जनरली सिंगल सेल में हम देखेंगे इस चीज को, या बेसिकली ये सारे एनिमल सेल्स में देखने को मिलेंगे। मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल्स, मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल्स। देखो, जितने भी मॉडिफिकेशंस मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ उसमें से केवल 1 या 2 ही हैं जो प्लांट सेल में मॉडिफिकेशंस मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाकी सारे मॉडिफिकेशंस जितने भी मैं पढ़ाऊंगी सब एनिमल सेल का पार्ट है। पर्टिकुलर टाइप की सेल्स में या टिश्यूज में ये कनेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड्स की। फोल्डिंग जैसा कि मैंने कहा, अंदर की तरफ फोल्डिंग हो सकती है जिसको हम इनफोल्ड्स कहेंगे। ठीक है, या ये बाहर की तरफ फोल्डिंग्स हो सकती है जिसे हम आउटफोल्ड कहेंगे। सिंपल है, नाम से क्लियर है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इनफोल्ड्स की, किस किस तरीके के इनफोल्ड्स मिल सकते हैं। तो जिसमें आपका पहला है एंडोसाइटोटिक वेसिकल। आपको याद होगा जब मैंने मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात कर रही थी तो मैंने बताया था लार्ज मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस को एनगल्फ करने के लिए, मतलब वो इतने बड़े हैं कि मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकते, लिपिड बाइलेयर से नहीं हो सकते, प्रोटीन चैनल से नहीं हो सकते। तो क्या होगा, वो वेसिकल्स में एम्बेड हुई है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, जस्ट हैव अ लुक हियर। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर एक ये पिट डेवलप हुआ है, और इसमें ये फ्लूइड ड्रॉपलेट्स या जो भी पार्टिकल्स एनगल्फ होना था वो इसमें एम्बेड कर गया। ठीक है, सिंक हो गया इसमें। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये पिंच ऑफ होगी अंदर की तरफ, और इसकी जो ये बाहर की सराउंडिंग है, दिस वन, ये जो है ये मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगी, और ये अंदर का जो बल्ज है ये वेसिकल के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगा। दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, ये एनवायरनमेंट है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स होती हैं। तो क्या हुआ, इनफोल्ड बनाना अंदर की तरफ, दैट्स व्हाई एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स आर स्टडीड अंडर इनफोल्ड्स।
ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इनगल्फ करने का काम कर रहे हैं, फूड पार्टिकल्स या फ्लूइड ड्रॉपलेट्स को सेल के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेसिकली प्रोटोजोन्स में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और सिंगल सेल एनिमल्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो वहां मिलते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन है मीजोसोम, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज सेकेंड। पहला आपने पढ़ा एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स, दूसरा है मीजोसोम। मीजोसोम कहाँ मिलते हैं, ये हैं बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्ड्स मिलते हैं। दिस इज द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें ये एक इनफोल्ड अंदर की तरफ डेवलप हुआ है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। क्लियर, ये मैंने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर बताया था, वहां पे बहुत डिटेल में स्टडी करवाया है, आप वहां से जाके देख सकते हो क्या फंक्शन होता है बेसिकली इनका, मीजोसोम्स का। मीजोसोम्स जो होते हैं बेसिकली यहाँ इट कंटेन सम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कंटेन सम रेस्पिरेटरी enzymes and thus help in respiration, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और क्या काम करता है ये जो ये आपका प्रोक्रोमोसोम है या न्यूक्लियोइड है, इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, इसको हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। हेल्प इन replication of chromosome। और क्या काम करता है ये, हेल्प इन सेल डिवीजन। जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है ना, तो मीजोसोम जो होता है वो लोकेशन बताता है कि यहाँ से सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है। क्लियर, ये आपको पता है, एक बार जस्ट आपका रिवीजन हो गया। मीजोसोम्स भी मैंने बताया बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में। तीसरा जो इन्वेजिनेशन है जो अंदर की तरफ मिलता है वो है पोर्स। पोर्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो पोर्स जो जनरली होते हैं, दीज आर द इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन continuous with the endoplasmic reticulum, continuous with endoplasmic reticulum। नाम तो सुना होगा सबने, डिटेल में मैं वीडियो बस देने वाली हूँ जल्दी इसके बारे में भी। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल है, सपोज ये एक सेल है, ये अंदर इसके मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। और इसके यहाँ पर ये होती है आपकी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये इन्वेजिनेशन यहाँ से डेवलप हो करके और ये यहाँ आपके ER तक कंटिन्यू हो जाता है, तो ये बन गया पोर। क्लियर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इनफोल्ड करके और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनफोल्ड्स। क्लियर है, तीन चीजें आपने पढ़ी, एंडोसाइटोटिक वेसिकल और आपने पढ़ा मीजोसोम्स और पोर्स के बारे में, ये हो गए आपके इनफोल्ड्स। अब बात करते हैं आउटफोल्ड्स की। आउटफोल्ड में आपका पहला है माइक्रोविलाई, नाम सबने सुना होगा, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई, वॉट एवर यू कैन प्रोनाउंस। क्या है ये, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ मिलते हैं, एनिमल सेल में मिलते हैं। बहुत माइन्यूट, मतलब ये तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके का दिखता है। जैसा आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है, इनका मेन काम क्या है, अगर मैं इसका ये एंड और ये एंड पकड़ के स्ट्रेच कर दूं इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग बनेगी। तो बेसिकली इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना ज्यादा हो गया, इतने ही हिस्से में। क्यों बढ़ाना है सरफेस एरिया, ताकि एब्जॉर्प्शन या एक्सचेंज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। बेसिकली एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं जब माइक्रोविली की बात करते हैं, माइक्रोविली का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं, जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर,
तो इसके फंक्शन में मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक मॉडिफिकेशन ये हो गया आपका। ये मैं बात कर रही हूँ आउट फोल्ड्स की, ये फोल्ड्स बाहर की तरह है, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म इधर होगा, दिस साइड, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और फोल्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में या एनवायरनमेंट में। क्लियर, तो ये हो गया आपके माइक्रोविली। नेक्स्ट है आपका इंटरडिजिटेशंस। इंटरडिजिटेशंस क्या है, फिगर में देखो आप ध्यान से, ये है सेल 1, ये है सेल 2। ठीक है, अब सेल 1 में देखें आप, ये लाइक हेयर लाइक अगेन प्रोजेक्शन है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नॉट हेयर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसलिए इनको यहाँ पर डिजिट वर्ड जो यूज हुआ है, डिजिट्स किसको कहते हैं, फिंगर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऐसी दो सेल्स, नेबरिंग सेल्स, ठीक है, उनमें सरफेस पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो एक दूसरे में क्लच बना लेते हैं, एक दूसरे को कहना चाहिए फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। क्लियर, तो इस तरीके का जो यूनियन मिलता है उसको हम कहते हैं इंटरडिजिटेशंस। और इंटरडिजिटेशंस का मेन फंक्शन क्या है, जैसा कि आप पिक्चर से क्लियर है, इनका काम क्या है कि ये सेल, मतलब दो सेल्स आपस में एडहियर हो गई बहुत क्लोजली, इनको डिटैच करना मुश्किल है, मतलब हम कह सकते हैं टिश्यू फॉर्मेशन हो रही है तो कहीं कहीं पर आपको इस तरीके के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे इंटरडिजिटेशन टाइप के। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन क्या है, I can write keep the cells adhere together। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम इनका क्या है, अगेन अब आप देखो यहाँ पर दोनों ही सेल की सरफेसेस, मतलब मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, तो इनके थ्रू क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया एक दूसरे का कांटेक्ट में आ रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बहुत इजीली होगा। ठीक है, प्रोवाइड large surface contact, large surface contact between the cells for exchange of material। ठीक है, तो सिंपल है। पहला आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा था माइक्रोविली, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे, और इंटरडिजिटेशंस जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि एक दूसरे को क्लच कर रहे हैं। क्लियर, नाउ थर्ड वन इज सिलियरी एंड फ्लैजुलर शीट्स, जिन सेल्स के सरफेस पर सीलिया या फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेल में बना लेती हूँ, सपोज मैं बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके सरफेस पर एक फ्लैजुला है, तो होता क्या है, जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो आउटर कवरिंग होगी, सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्रीन वाली, ठीक है, तो क्या होगी, ये इस फ्लैजुला के साथ कंटिन्यूअस होगी ऊपर तक, मतलब ये फ्लैजुला को भी कवर करेगी। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अगर सीलिया की बात करें, सीलिया में भी सीलिया की आउटर सरफेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगी, वहां अटैचमेंट का काम करेगी या व्हाटएवर जो भी उसका फंक्शन है, बट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम वहां नहीं होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने आप को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये है आपकी फ्लैजुलर शीट, ये फ्लैजुला है और इसकी आउटर कवरिंग जो ग्रीन से बनाई है वो क्या है, फ्लैजुलर शीट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने अभी तक क्या बात की, मैंने फोल्ड्स की बात की, फोल्ड्स के इन फोल्ड्स एंड आउट फोल्ड्स। इन फोल्ड्स में मैंने कहा एंडोसाइटोटिक वेसिकल पहला, दूसरा मैंने आपको बताया था पोर्स, और तीसरा मैंने आपको बताया था मीजोसोम्स। मीन साइड वाइज मैंने आपको आउट फोल्ड्स में आपको क्या बताया, माइक्रोविलाई बाहर की तरफ प्रोजेक्शन था, दूसरे थे इंटरडिजिटेशंस जो कि फिंगर्स की जैसे लॉकिंग होती है एक दूसरे में,
दोनों हाथ के फिंगर्स को अगर हम लॉक करें तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा मैंने आपको बताया सीलियरी एंड फ्लैजुलर शीट्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फोल्ड्स। ये मैं बात कर रही हूँ जब सेल सिंगल है, एनवायरमेंट से इंटरैक्ट हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेल्युलर जंक्शंस की। व्हाट आर इंटरसेल्युलर जंक्शंस? हमारी जो सेल्स होती हैं, नेबरिंग सेल्स, इंटरसेल्युलर जंक्शंस के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नैरो फ्लूइड फिल्ड gaps between two adjacent cells। अब जो इंटरसेल्युलर जंक्शन है ना, नाम से क्लियर है, इंटरसेल्युलर, इंटर माने बीच में, किसके? सेल्स के, यानी कि हम 2, 3, 4 सेल्स के बीच की हम बात करेंगे कि वो अगर ग्रुपिंग कर रही है सेल्स तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट हो रही है, कैसे कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो नैरो फ्लूइड फिल्ड गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स contain some specialized contact regions। ठीक है, between the two neighboring cells, between the two neighboring cells। ठीक है, वो है इंटरसेल्युलर जंक्शंस। तो ये आपके 5 हैं बेसिकली। ठीक है, और मजे की बात ये है, फोल्ड्स में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सब हमने एनिमल सेल्स की बात की है, प्लांट सेल का कहीं नाम ही नहीं आया है। अब हम इंटरसेल्युलर जंक्शंस की बात करेंगे। इंटरसेल्युलर जंक्शंस में आपके 5 स्ट्रक्चर हैं। पहला है डेस्मोसोम। ठीक है, फिर है आपके इंटरसेल्युलर ब्रिजेस, फिर है आपके टाइट जंक्शंस, फिर है गैप जंक्शंस। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और फिर है आपके प्लाज्मोडेस्माटा। और इन सभी में सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा ही है जो कि प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स। ठीक है, बाकी ऑल दीज 4 आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। यहीं पर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा। ऑप्शंस देखिए, आपसे पूछ लेंगे कौन सा प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 5 के बारे में हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। व्हाट आर डेस्मोसोम्स? सबसे पहले डेस्मोसोम्स की बात कर लेते हैं। डेस्मोसोम्स क्या है? यहाँ पर इस फिगर को आप देखो, ये 2 सेल्स की मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, पूरी सेल्स नहीं ड्रॉ करी है। यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन है, एक सेल है जिसका साइटोप्लाज्म इस तरफ है। ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है। दूसरी सेल मैंने ये बनाई है। ठीक है, सेकंड सेल ये है जिसका इंट्रासेल्युलर स्पेस या साइटोप्लाज्म ये है इस तरफ, और ये बीच में इनके दोनों की कनेक्शन बनाया है, ये है इंटरसेल्युलर स्पेस जो कि फ्लूइड फिल्ड है। गॉट इट? यहाँ पर ये देखो आप, ये एक पैच है, सर्कुलर पैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये इंट्रासेल्युलर फिलामेंट्स हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, दीज आर इंट्रासेल्युलर फिलामेंट। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और ये है आपके इंटरसेल्युलर प्रोटीन। इंटरसेल्युलर प्रोटीन तो बेसिकली क्या है? 2 सेल्स के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके का है कि ये प्रोटीन्स, एक यहाँ पर एक डिस्क लाइक प्रोटीन है ये पीछे। ठीक है, इससे कुछ फाइबर्स प्रोटीन के ओरिजिनेट होते हैं दोनों तरफ से, और ये आकर बीच में इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशंस मिलता है उनको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। ये एक फिगर मैंने डाउनलोड किया है, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ये क्लियर? जहां से मैंने डाउनलोड किया है ये आप देख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है डेस्मोसोम्स का। ये बीच में आप देख रहे हैं, ये इंटरसेल्युलर स्पेस है
जहां पर ये प्रोटीन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ये है इंट्रासेल्यूलर फाइबर्स, ये भी इंट्रासेल्यूलर फाइबर्स, ये है इंटरसेल्यूलर प्रोटीन्स। तो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतने हिस्से की, ऊपर नहीं है कोई कनेक्शन, नीचे नहीं है कोई कनेक्शन, बट बीच में यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या है ये डेस्मोसोम्स को, यहाँ पर पहला तो क्वेश्चन ये है कि इनका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। ऑल्टरनेटिव नेम है मैक्यूले एडेरेंटिस, ये प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर की हम बात करेंगे तो मैक्यूला एडेरेंस, पहली चीज। दूसरा, डेस्मोसोम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन राइट circular patches of cell membrane are held together by intercellular, by interaction of proteins extends through each membrane between the space of two cells। ठीक है, दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर ये प्रोटीन फाइबर्स इंटरेक्ट होते हैं और एक क्लबिंग कर लेते हैं आपस में। बेसिकली ये है क्या? इट एक्ट्स एज स्पॉट वेल्ड, जैसे वेल्डिंग होती है ना, ठीक है, एंड कीप द सेल फॉर्मली टुगेदर, मतलब उसको जोड़ने का काम करते हैं। सेल के बीच में इतना क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा ना कि सेल को अलग कर पाना मुश्किल है, तो बेसिकली टिश्यू फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इट अकर्स, जनरली ये कहाँ मिलते हैं वो भी आप नोट कर सकते हो, बिटवीन epithelial cells which are subject to stress। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा दिए कि आपके नोट्स समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो डेस्मोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन का पैच है जो आपस में इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स आपके ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? ये आपके इंट्रासेलुलर एक डिस्क है प्रोटीन की, वहां से ओरिजिनेट होते हैं और सेल के बीच में ये इंटरेक्ट करते हैं और सेल को क्लोज इनफ, इतना वेल्ड करके रखते हैं कि इनको सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो दीज आर द डेस्मोसोम्स और द अनदर नेम इज मैक्यूले एडेरेंटिस, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट सेकंड वन इज इंटरसेल्युलर ब्रिजेस। इंटरसेल्युलर ब्रिजेस क्या है? ये आप यहाँ पर देखो, ये जो बनाने की कोशिश की है मैंने, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल आपकी इस तरफ है बढ़ी हुई, ठीक है, इस तरफ, यहाँ से भी एक प्रोजेक्शन निकलेगा, ये ऐसे, ठीक इसी तरह ये भी सेल इस तरफ को है, यहाँ से ये प्रोजेक्शन आएगा और ऐसे, तो ये आपकी सेल्स हैं बीच में। ठीक है, इनके बीच में ये एक सेल से ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर निकला, ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला, ठीक है, ये और वहीं पर दूसरी सेल से सामने से ऐसा ही प्रोजेक्शन आया, दोनों में इंटरेक्शन हुआ, दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए बट पास पास आ गए, इतना क्लोज एनफ है कि इनके बीच में एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल का इजीली। ठीक है, तो ये एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए हम इनको कहते हैं इंटरसेल्युलर ब्रिजेस। ठीक है, ये क्या है? इंटरसेल्युलर ब्रिजेस।
क्या काम है इनका, क्योंकि ये बहुत क्लोजली एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये रैपिडली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन चाहिए होती है, ठीक है, आयंस का मूवमेंट चाहिए तुरंत, then what does it mean? It allow a more rapid conduction of more rapid conduction of electrical excitation of the cell. अगर ये कांटेक्ट नहीं होता तो शायद बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दोनों ही डायरेक्शन में होना नामुमकिन था, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किस उसमें चाहिए होता है, जनरली नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में, जो कि क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। तो अगर ये ब्रिजेस ना हो तो वो क्या होगा, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, हमारा जो एक्शन जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, तो कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंटरसेलुलर ब्रिजेस उस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये एक्साइटेशन को मूव करवा देते हैं। तो दीज आर इंटरसेलुलर ब्रिजेस। क्लियर, सिंपल है बहुत ज्यादा। नाउ द थर्ड वन इज टाइट जंक्शंस। व्हाट आर टाइट जंक्शंस? यहाँ पर ये जो मैंने बनाया ना, एक्चुअली ये हिस्सा जो होता है ये पूरा ये कॉन्टेक्ट में होता है, ये एक लॉकिंग होती है, यहाँ पे गैप नहीं होता बीच में, ठीक है। क्या है टाइट जंक्शंस? जंक्शंस का मतलब क्या होता है, कोई ज्वाइनिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखो ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है, और इनके कुछ पॉइंट्स पर प्रोटीन्स जो थी वो इंटरेक्ट होके लॉक कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ इस फिगर में देखो ये, ठीक है, ये है आपके टाइट जंक्शंस। तो ये टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये सरफेस पे ही होते हैं, ये आप 3D व्यू में देखो, ये पूरा लॉकिंग होगी पीछे तक, सेल जितनी भी गहरी है ना पूरे हिस्से में लॉकिंग मिलेगी आपको। तो क्या होगा, जंप एरियाज बन गए। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का, सपोज इस सेल से निकल के इस सेल में जा रहा है, माने इस सेल से निकल के इस सेल में आ रहा है, तो बीच में जो ये दूरी तय कर रहा है, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, लीकेज के चांसेस नेग्लिजिबल है, जीरो है, नेग्लिजिबल नहीं जीरो है। तो जो भी मटेरियल या जो भी इम्पल्स है, जो भी आयन है, वो सीधे इस चैनल से होते हुए अपने अगली सेल में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो टाइट जंक्शंस का काम क्या है, सीलिंग स्ट्रेंथ का काम करते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है। What can I write here? Then regions where the membrane of adjacent cells held together by sealing strands. और sealing strands क्या करते हैं, tie cells. Wait a minute. Tie cells firmly and check the movement of material between them. इन शॉर्ट में क्या कह सकती हूँ, टाइट जंक्शन का काम क्या है, लीकेज को रोकना। सिग्नल अगर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी है ना, कोई मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो अगली सेल में जाना चाहिए, उसकी जाने को इंश्योर करना, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव नेम है जोन्युला ऑक्लूडेंटिस, जोन्युला ऑक्लूडेंटिस, जिसको सिंगुलर हम बोलते हैं जोन्युला ऑक्लूडेंस। ये भी एक क्वेश्चन है आपका नीट का, सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। तो दीज आर टाइट जंक्शंस। ये फिगर भी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, लिंक आपके डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां जाके देख सकते हैं डिटेल में। ये देखो, ये बीच में आपके ये टाइट जंक्शंस यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए हैं, अगेन ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है आपके टाइट जंक्शन बीच में। तो एक सेल से दूसरी सेल में जो ट्रांसमिशन हो रहा है बहुत क्विक हो रहा है, विदाउट एनी लीकेज हो रहा है। गॉट इट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या है, जब सेल के बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, तो इनके साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बना हुआ है थ्रू दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है,
प्रोटीन का बना हुआ एक चैनल है जिसको कनेक्शंस कहते हैं, कनेक्शंस का बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ देता है डायरेक्टली। ये फिगर देखो आप यहाँ पर, ये है कनेक्शंस, ये दो सेल्स की मेम्ब्रेन है, ये कनेक्शन है जो एक हाइड्रोफिलिक चैनल मतलब वाटर फिल्ड चैनल है, और सीधे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जैसे चैनल प्रोटीन्स होती है ना, जस्ट लाइक दैट। ये गेटेड भी हो सकता है लाइक दिस, और ये नॉन गेटेड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये कहाँ प्रेजेंट है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात करते हैं, गेटेड चैनल्स होते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये सेल्स दिखाई है, यहाँ पर बीच में ये कनेक्शंस लगे हुए हैं, ये गैप जंक्शंस को इन्होंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो गैप जंक्शंस क्या है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन है बिटवीन द एडजेसेंट एनिमल सेल, अगेन these आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। प्रोटीन के पाइप्स हैं जिसे कनेक्सॉन्स कहते हैं। आयंस, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक हैं, तो आयंस का और स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सेल टू सेल पास करते हैं विदाउट लीकिंग इनटू द स्पेस और गैप बिटवीन द टू सेल्स। मतलब जो कुछ भी है वो सीधे यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगा, उसके यहाँ डिफ्यूज होने के, यहाँ डिफ्यूज होने के चांसेस 0 हैं, 0% है, ठीक है। अब ना क्वेश्चन इज कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, और वो क्या है हमारे यहाँ पर, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं वहां पर गैप जंक्शंस होते हैं, जो ये कनेक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को पास कराने के लिए, आयंस को पास कराने के लिए, जहां हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो हार्ट के सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियस कराना है, तो वहां पर ये गैप जंक्शंस जो होते हैं ये अपना काम बखूबी निभाते हैं, ठीक है। तो अगेन गैप जंक्शंस भी कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं इंटरसेल्युलर जंक्शंस के बारे में, जिसमें हमने डेस्मोसोम्स के बारे में पढ़ा, इंटरसेल्युलर ब्रिजेस के बारे में पढ़ा, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शंस के बारे में पढ़ा। अगेन आप देख लो, डेस्मोसोम्स के अपीयरेंस क्या है, ब्रिजेस, ब्रिज के फॉर्मेशन कैसे हो रही है, फिर टाइट जंक्शंस जो प्रोटीन्स है वो इंटरेक्ट होके एक मतलब बेल्डिंग कर रही है, एक क्लोजली एक दूसरे से इंटरेक्ट होके लीकेज को रोक रही है, लीकेज कहीं नहीं होगा, जंपिंग होगी, जैसे जंप करते हैं ना 1 स्टेप से 2 स्टेप, लाइक दिस। और तीसरा जो लास्ट में आपने पढ़ा गैप जंक्शन, जो कनेक्शंस के थ्रू जुड़े हुए प्रोटीन पाइप्स हैं, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। Now the last one is plasmodesmata, which is the only plasma membrane modification present in plants. ठीक है, it is the only intercellular junction present in plant tissues. और मजे की बात एक ये है कि ये सभी प्लांट सेल्स में मिलेगा, सभी प्लांट सेल्स में, किसी भी प्लांट के कोई भी पार्ट की कोई भी सेल आप ले लीजिए, प्लाज्मोडेस्माटा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और कैसे बनते हैं ये आपको याद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की होती हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल में कहीं कहीं पर जो होते पिट्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब वहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, वहां पर सिर्फ प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला प्रेजेंट होते हैं। और ये पिट्स जो होते हैं वो एडजेसेंट सेल्स जो होती है हमारी नेबरिंग सेल्स उसके ऑपोजिट होते हैं, मतलब अगर एक सेल में अगर इस जगह पर पिट है तो दूसरी सेल में भी यहाँ पर पिट होगा, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और इनका जो सेपरेटिंग वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, प्राइमरी सेल वॉल प्लस मिडिल लैमेला। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था वहां जाके आप देख सकते हो वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो ये है आपकी सेल वॉल, ठीक है, और ये है पिट। इस पिट से होकर के क्या होता है, ये है सेल 1, ये है सेल 2, ठीक है। तो इस पिट से होकर के ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकती है, साइटोप्लाज्म आ सकता है। तो ये एक सेल का दूसरे सेल में मतलब घुसपैठ करना एक तरीके से, गॉट इट, कि पिट्स के थ्रू एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी वेट अ मिनट,
यस, तो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, इसके साथ ही साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो सब कुछ यहाँ से यहाँ पास हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ पास हो सकते हैं। क्लियर? तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ओनली इंटरसेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यूज at some places called pits. Cell wall and middle lamella have tubular passages through which plasma membrane, cytoplasm and endoplasmic reticulum of adjacent cells are continuous. ठीक है? और not only water and small solute, but certain proteins and RNA molecules can also pass via प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है? और मैंने क्या कहा कि ये हर सेल में प्रेजेंट होंगे प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे एनिमल सेल्स में तो आपने देखा कहीं पर इंटरसेलुलर, कहीं पर गैप जंक्शंस हैं, कहीं पर टाइट जंक्शंस हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट बॉडी में हर सेल में प्रेजेंट होगा, और क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हर सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, इस पॉइंट से आप कोरिलेट करोगे कि this arrangement unifies most of the plant into one living continuum। मतलब कि हम एक पूरे प्लांट को, जो हमें अलग अलग लीव्स दिख रही हैं, ब्रांचेस दिख रही हैं, इंटरनली अगर आप एनाटॉमी में जाओगे तो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, मतलब इनको हम एक इंडिविजुअल मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनली सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ओके, बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है? तो पूरी प्लांट बॉडी को हम एक इंडिविजुअल मानते हैं, हम उसके पार्ट्स अलग अलग नहीं करते। ये ठीक है, स्टेम है, रूट है, लीव्स है, बट इंटरनली ऑल दीज आर कनेक्टेड, तभी तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट बता सकते हो क्या चीज समझ नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या आप मुझे मेल कर सकते हो, बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। नाउ द लास्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर कोड्स। एक्स्ट्रा सेलुलर कोड्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, इनके फंक्शंस पता है। एक थर्ड वन इज दे आर आल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि ज़ोलजी का पार्ट है। बहुत बेसिक डिटेल में यहाँ पर दे रही हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होते हैं। थिन लेयर्स हैं स्पेशलाइज सेल की, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एक लेयर है जहां पर हमारी एपिथेलियल सेल्स रेस्ट करती है या ग्रो करती है, जहां पर और एंडोथेलियल सेल्स, उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब सपोर्टिव स्ट्रक्चर है ये, जहां पर आपकी एपिथेलियल या एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो ग्रो करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार समझ के इसको एक फ्लो चार्ट बना लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। 2-3 बार रीड करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? कोशिश करती हूँ एक वीडियो बनाने की जिसमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं पुट अप करूंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, जिसमें उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, उसमें मिलने वाले ऑर्गेनेलीज, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।